अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नई दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। जनाब, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपने खूब इंजॉय भी किया होगा इस वीकेंड पर। इस बार तो वीकेंड मेरे ख्याल से मौसम भी नहायत ही अच्छा था और ऐसे मौसम में जब फैमिली मेम्बर्स घर पर हों तो तरह तरह की फरमाइशें भी की जाती हैं। मेरे घर में भी जब हम सब घर पर होते हैं तो बारिश हो रही होती है, फिर पकोड़ों की तो लाजमी फरमाइश होती है और उसके साथ साथ मीठे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ बनाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है, हर घर में ये होता है और इससे हम ख़वातीन का जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब फैमिली साथ बैठी हुई होती है तो जनाब मज़ा और भी दुबाला हो जाता है, काम का पता भी नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो एक चीज़ मैंने इस दफ़ा ज़्यादा नोट की कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है ना, वैसे वैसे मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। हम लोग इंटरनेट की दुनिया में गुम रहते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को प्रॉपर हम टाइम भी नहीं दे पाते। मतलब हम सारे साथ बैठे हुए होते हैं लेकिन सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए होते हैं। तो कोशिश किया करें और हम भी कोशिश करेंगे कि जनाब अब आने वाले जो दिन हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम दें, उनकी कुछ सुने, कुछ अपनी उनके साथ शेयर करें और ये जो गैजेट्स हैं इनको अपनी लाइफ से थोड़ा सा निकाल दें। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मुहलिक कोरोना वायरस के मूजी हमले अभी भी जारी हैं और कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है वो थमने का नाम नहीं ले रही और ये लहर गुज़श्ता वेव्स के निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक बताई जा रही है। और इस लहर से पहले तक अगर बताते चले तो हलाकतों की तादाद जो थी 12,000 थी, लेकिन हालिया लहर के दौरान ये तादाद 27,000 तक पहुंचने के करीब है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, लेकिन वैक्सीन लगवाने वालों में मुहलिक वायरस होने के चांसेस मौजूद रहते हैं और उसके लिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी उतनी ही एहतियात की ज़रूरत पड़ती है जितनी हम पहले कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये वायरस की शक्ल तब्दील हो रही है वैसे वैसे इसकी अलामात और असरात भी तब्दील होते जा रहे हैं। और माहिरीन सेहत कोरोना वैक्सीन को बिल्कुल सेफ करार दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अब हम का शिकार हैं कि जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों के लिए डेली मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए वैक्सीन इतनी सेफ नहीं है जितनी आम लोगों के लिए। इस हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं, गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद कोरोना वायरस का कितना आसान टारगेट बन सकते हैं और वैक्सीन के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, उन पर इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर अली सकलैन हैदर हैं, माहिर अमराज गुर्दा व मसाना है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत जी बहुत अच्छे। आप सुनाएं? ठीक है सर, हम भी ठीक ठाक हैं। सर, आज से हम देख रहे हैं 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं या अब नौजवान अफराद हैं उनको भी वैक्सीन का लगने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये वैक्सीन उनके लिए कितनी महफूज है ये हमें बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया कि आज आपने सेहत के हवाले से और ख़ुसूसन जो कोरोना वायरस और साथ आपने गुर्दों को उसमें शामिल किया है, तो इस हवाले से देखें वैक्सीन के बारे में आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है। वाकई ही लोग बहुत ज़्यादा इब्हाम का शिकार हैं। बिल्कुल, मतलब पढ़े लिखे लोग भी और जो नहीं इतने एजुकेटेड, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है जी, वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी। तो इस बारे में तो पूरी दुनिया में ये बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है और हमारे यहाँ भी लोगों को, नाजरीन को आज प्रोग्राम के हवाले से भी ये बात समझनी चाहिए कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, इसको लगवाना। ठीक है। अच्छा, हम इस बहस में और इस सवाल में पता नहीं क्यों पड़ जाते हैं कि जी आपने इंट्रोडक्शन में कहा जी कि इसके बावजूद कोरोना हो सकता है, तो WHO बार बार कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप किसी भी नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना, वो क्या है कि वैक्सीन जिनको लगी है, आपने अभी एक तादाद बताई है कि 12,000 से हलाकतें बढ़ के 27,000 तक पहुंच गई हैं। तो ये जो डेथ रेट है, ये जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, इसी को तो कम करने के लिए वैक्सीन है। एग्जैक्टली। अभी आप देखें कि इस वायरस की जो ये चौथी वेव है ना, इसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, यानी कि फैलाव बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो लोग जिनको वैक्सीन हुई है और उनको ये वायरस ने हमला किया है, तो आप उनका डाटा अगर निकाल के देखें तो वो लोग बड़ी जल्दी सेहतमंद हो गए हैं। तो यानी कि उनको जो अटैक है उतना ज्यादा नहीं था। तो इसलिए ये एक छोटा सा पॉइंट था नाजरीन को देना
कि वैक्सीन की लगवाने की ये अहमियत है कि आपकी रिकवरी जल्दी, आपकी बगैर वो कॉम्प्लिकेशन जो के एक कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, आप जो मौत के करीब चले वेंटिलेटर, जाते हैं, वो नहीं जा सकते आप। उसमें काफी हद तक वैक्सीन मदद करती है। आपका सवाल था 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। देखिए अभी जब स्कूल खुले हैं तो क्या हुआ कि स्कूल खुलने के फौरी बाद हमें उनको बंद करना पड़ा। क्यों? केस रिपोर्ट हो गए, बच्चे जब एकदम से गैदरिंग और ये सारी चीजें, बच्चों का कम्युनिकेशन, आपस में मेलजोल आप उस तरह नहीं रोक सकते जिस तरह बड़ों को आप रोक सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हुआ यह है कि ये स्टेप वाइज पूरी दुनिया में, क्योंकि वैक्सीन तो सबको ही लगनी है, Exactly. लेकिन स्टार्ट किया गया ओल्ड एज से और उसी तरह वापस मिडिल एज और यंग एज, और हम पीछे आते जा रहे हैं। Exactly. तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेप वाइज स्ट्रेटजी है, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हुई है और हम आहिस्ता आहिस्ता हर उम्र के बच्चों तक, जवानों तक ये वैक्सीन को पहुंचा रहे हैं। ये लगवाना इसलिए ज़रूरी है कि 15 से 18 साल की जो एज है, ये स्कूल की एज है। इसी के यही वाले नौजवान आगे कॉलेज की तरफ मूव करने की पोजीशन में हैं, तो अभी से वो वैक्सीनेट होंगे तो उनका जो फैलाव है वो कम हो जाएगा। उनको कॉम्प्लिकेशन रेट, वैसे भी वो यंग पॉपुलेशन का जरा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो इसलिए चांसेस होंगे कि उनको ये जो कॉम्प्लिकेशन है, असरात हैं, वो कम आए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि जितनी छोटी उम्र होती है उतने ही ये जो कोरोना के या बाकी बीमारियों के जो असरात है वो कम होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्यों कमज़ोर होता जाता है, इसकी क्या वजूहत? उसमें आप देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप मिडिल एज से ऊपर ओल्ड एज की तरफ जाएं, यानी कि अगर हम 50 प्लस एज में चले जाएं, यहाँ पे बहुत सारी ना आपको दूसरे मसाइल जकड़ लेते हैं। क्या? किसी को शुगर हो गई है, डायबिटीज़ का वो पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, खुदा न खासा किसी किस्म के कोई कैंसर या कोई और टीबी या कोई भी ऐसी मूजी अमराज जो कि पहले से उसको इस एज में आ गई हैं। अच्छा, उसने इन सारी बीमारियों ने क्या किया? बेसिकली ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करती हैं। अब होता यह है कि जब आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत पहले से, वो वायरस से नहीं या उस बीमारी से नहीं होती, ठीक है, वो तो ऑलरेडी आपकी जो पुरानी आपकी बीमारियां या प्रॉब्लम चल रही हैं ना, जो हेल्थ इशू चल रहे हैं, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है। तो इस एज में, इस पॉपुलेशन में इस वायरस को उनको जकड़ने का ज्यादा इम्कान है। क्योंकि देखें ना, यंग बॉडी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, वायरस अटैक करेगा भी तो बॉडी फाइट करती है ना। exactly. लेकिन जब ऑलरेडी कोई कैंसर का पेशेंट है तो उस बेचारे का तो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम ही ठीक काम नहीं कर रहा, तो वायरस ने जैसे ही हमला किया तो नुकसान ये होता है कि वो अटैक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से और बड़ा सवियर होता है, क्योंकि जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत आगे वायरस को रेजिस्ट ही नहीं कर रही होती। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में ख़ुसूसन मैं सेहत के हवाले से बात करूंगा। आप 50 प्लस चले जाए ना, तो हमारा चूंकि लाइफ स्टाइल इस वक्त बड़ा अजीबोगरीब बना हुआ है, हम इतने को आराम तलब हो गए हैं कि हमारा 50 साल का जो बंदा है ना, वो बाहर की दुनिया के 80 साल के बराबर लगता है। क्यों? कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वर्जिश नहीं, खाने पीने के हालात हमारे इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। देखें, एक सेहत के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात है कि आपका जो नाश्ता है वो सबसे हैवी होना चाहिए। तो इसको मैं अक्सर अपने टीवी प्रोग्राम पे कहता हूँ जी कि नाश्ता आप बादशाहों की तरह करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम आपका लंच होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी कि आप दोपहर का खाना वजीरों की तरह खाएं, और जो डिनर है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल आप फकीरों की तरह खाएं, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान का जरा हमारा, और खसूसन हमारा उल्ट है, हम लाहौर की जरा बात कर लें, इसी में ही आ जाए। हमारा जो हैवीएस्ट मील है ना, जो सबसे, वो रात का डिनर है, और डिनर का भी टाइम हमारा रात 10 बजे के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। तो जब ऐसी चीजें, आप फौरी हैवी मील लेके आप बेड पे जाएंगे, ओबेसिटी, मोटापा वो हमारा बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बीमारी ये है, शुगर का कंट्रोल आपका नहीं होगा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इस लाइफस्टाइल में नहीं होगा, जहाँ पे हेल्दी फूड नहीं है और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। ये सारी चीजें मिलकर क्या करेंगी? आपकी इम्यून सिस्टम को जो है ना वो खत्म करेंगी, कम करेंगी, जिसकी वजह से तमाम तर जितनी भी बीमारियां हैं, कोरोना ही अगर ले लें वो आपको ज्यादा जल्दी आप उसका शिकार हो सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब के लोगों में बड़ा ये भाम पाया जा रहा है कि जो
कोरोना की वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो आपके गुर्दों को भी मुतासर कर रहे हैं, तो हमें बताइएगा कि इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ है या ये सिर्फ खाम ख्याली है लोगों की? जी, अब मैं चूंकि गुर्दे का स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये बात आज आपके प्रोग्राम के वसातत से नाजरीन तक जो है ना बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं। वैक्सीन का किडनीज के ऊपर, गुर्दों के ऊपर कोई डायरेक्ट साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये कोरोना बात वैक्सीन का बड़ी क्लियर है। कोरोना वैक्सीन का, बल्कि हमारे सारे पेशेंट, हम खुद उनको गाइड कर रहे हैं कि जो हमारे पास आते हैं किडनी डिजीज के साथ है ना, मुख्तलिफ उनके मसाइल हो सकते हैं, किसी को पथरियां हैं, कोई डायलिसिस पे है, कोई अभी डायलिसिस पे नहीं गया, लेकिन हम सबको वैक्सीन करा रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि लोग, पता क्या है, अब वैक्सीन का देखें थोड़ा रिएक्शन क्या है। आपको भी बचपन में वैक्सीन लगी, मुझे भी लगी। हर वैक्सीन के साथ थोड़ा सा बुखार हल्का हो जाता है, बिल्कुल जिस्म में दर्द या कोई नज़ले वाली कैफियत, ये बॉडी का रिएक्शन है। कोई भी चीज़ जब बाहर से आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है तो ये बॉडी ने रिएक्शन देना ही देना है। अच्छा, लोग इसको पता क्या समझ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि लो जी ये वैक्सीन जब लगती है और उसके बाद ये बुखार जिस्म में दर्दें हैं, यही अलामत कोरोना की हैं, तो ये तो कोरोना लगाया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहला मिथ ये ख़त्म होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है। ये तो एक नेचुरल, कुदरती, जो हमारा अभी जो हमने इम्यून सिस्टम की कुव्वत मुदाफ़ियत की बात की, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किडनी के पेशेंट में सिर्फ जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट है ना, जिनको गुर्दे की तब्दीली हुई है, प्रबंधकारी की गई है, उनके लिए थोड़ा सा मसला वैक्सीन के साइड इफेक्ट का नहीं है, मसला उनके लिए वैक्सीन के रिस्पॉन्स का है। रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि चूंकि वो कुदरत जो दवाइयां हम उनको दे रहे होते हैं ना, हमने उनके इम्यून सिस्टम को डाउन किया होता है, ब्लॉक किया होता है, तभी वो गुर्दा जो बाहर से अज़ा लगाया है वो चल सकेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि एक पेशेंट जो कि ब्लॉक इम्यून सिस्टम के साथ है, उस पे जो वैक्सीन का रिस्पांस, जो एंटीबॉडीज बननी है ना, वो इतनी नहीं बनती। ठीक है, इसलिए अभी उसके ऊपर डाटा और ये आ रहा है कि जी उनको 3 डोजेज लगाई जाएं। अच्छा, कि ताकि बूस्टर डोज भी उनको लगाई जाए और उनकी हेल्प हो सके। लेकिन वैक्सीन का डायरेक्टली गुर्दों के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और ये डॉक्टर्स ने भी मान लिया है, और इसीलिए आज हमने डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुलाया था जो माहिर अमराज गुर्दा व मसाना है, ताकि बहुत से लोग इस तजब्जुब का शिकार हैं कि हम लोग अगर गुर्दों की मेडिसिन खा रहे हैं या कोई गुर्दों का मर्ज में मुब्तला है तो उसको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, वैक्सीन के हवाले से उनको लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो मिथ्स हैं उनमें से अब आप लोगों को बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। यहाँ पे सॉरी, एक चीज़ अहम ये भी है कि चूंकि ये मरीज, तो मैंने बताया ना, गुर्दे की बीमारी के, डायलिसिस के, ये तो इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, इनको तो पहले जाके लगवानी चाहिए ताकि कोरोना कहीं जल्दी ना पकड़ ले इनको। और वैक्सीनेटेड होंगे तो कोरोना की कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट्स में कम आएंगी, इनको फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब, जो लोग किडनी के मरीज हैं उनको फिर कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, मतलब फाइजर, एस्ट्राजेनेका या चाइनीज वैक्सीन, कौन सी लगवानी चाहिए? अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट इस तरीके से करूंगा। मेरे ख्याल में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, अच्छा, वो आप जरूर लगवाएं। ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए की है, देखें, अगर हम इस पे जाते हैं, ऑफ कोर्स कि इस वक्त अगर हम रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो फाइजर और मॉडर्ना जो है, उनका जो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन रेट है वो दूसरों की निस्बत थोड़ा बेहतर है। इसीलिए रिकमेंड किया गया कि ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं वो खसूसन इस तरफ जाएं। उनको तो गवर्नमेंट की भी एक स्ट्रेटजी में आ गया है ना, कि कोई भी कैंसर का पेशेंट है, कोई भी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है जिसका इम्यून सिस्टम ब्लॉक है, तो उनको तो वैसे ही प्लानिंग में रखा गया है कि ये लगानी है, कि ताकि उनको एक अच्छा एंटीबॉडीज का जो है ना वो टाइटर या रिस्पॉन्स मिल सके वैक्सीन का। अच्छा, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, एक मिसाल है फाइजर या मॉडर्ना की, ठीक है, इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि जो दूसरी वैक्सीन है वो हम नहीं लगवा सकते। मेरे ख्याल में जो एक बात है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको नॉन वैक्सीनेटेड होने की बजाय कोई भी फॉर्म की वैक्सीन मिल गई है, एटलीस्ट वो आपको हेल्प कर सकती है, तो जरूर लगवानी है। आल्दो के ट्रांसप्लांट के लिए मैंने बता दिया है कि प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है, गवर्नमेंट की भी प्लानिंग में ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को, बल्कि इनके जो हेल्थ कमीशन की तरफ से जो है ना फोन भी किए गए हैं कि जी आपके लिए फाइजर और मॉडर्ना वो अवेलेबल है और वो रखी हुई आप लोगों के लिए। तो कितनी देर बाद इनको लगवानी चाहिए? जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, अगर उन्होंने लगवानी है तो कितनी देर बाद
उनको ये नहीं, इसका वैक्सीन उसके लगवानी साथ तो चाहिए? कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक अच्छा। नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट तो ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड हैं। तो वो तो अब चूंकि जिस तरह ये वैक्सीन का मरहला चल रहा है वो जरूर, हाँ एक बात है कि इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट किसी का महीना पहले हुआ, 15 दिन पहले अच्छा। हुआ, तो वो तो अभी चूंकि अपनी उस रिकवरी और मेंटेनेंस फेज में है वो नहीं लगवाएंगे। लेकिन ये है कि जो ऑलरेडी पहले से जो चल रहे हैं और जिनकी दवाइयाँ वो मेंटेन उस पर हो रही हैं, वो अपना आराम से वैक्सीन जाके लगवाएं। और दूसरा डॉक्टर साहब, अब देखा जा रहा है कि वैक्सीन के बाद बहुत से लोग हैं वो शिकार हो रहे हैं एक्नी का, या बाल गिर रहे हैं उनके। तो आपको क्या लगता है ये जो मसला है ये मुस्तकिल है या सिर्फ ये मौसम के हिसाब से भी ये हो रहा है? अच्छा, इसमें मुनीबा एक बात बड़ी अहम है कि अभी तक देखें जो कोविड का सिलसिला, इस वायरस की स्टडी का, अभी जिस तरह वैक्सीन का अमल जस्ट अभी साल भी पूरा नहीं हुआ शुरू हुए, इसके ऊपर अभी पूरी रिसर्च चल रही है। अभी हम ये बात बिल्कुल साइंटिफिकली नहीं कह सकते कि ये बाल गिरने की वजह, ये एक्नी या फलां चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा। क्योंकि इसके ऊपर तो स्टडीज़ होंगी, रिसर्च होंगी, जिस तरह टाइम गुजरेगा ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होंगी, फिर जाके ये बात होगी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो है। उसका कोइंसिडेंस हो सकता है, मसलन कोई ऑलरेडी बंदा अपनी मेल न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन्स की, जिस तरह मैंने बताया कि आजकल एक और बड़ा प्रॉब्लम है, देखें फ्रूट्स और वेजिटेबल से हम दूर हो चुके हैं, हम एक केमिकल वाली ज़िंदगी में आ चुके हैं, फास्ट फूड हमारा हिस्सा है। फिर बाल गिरने की जो वजह की तरफ जाएं तो हम देखें कि डिफरेंट, हम ये कलरिंग, शैम्पू, केमिकल है ना सब कुछ, तो ये भी तो चीज़ें हमारी उसके हेल्थ अफेक्ट कर रही हैं। एक ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली शायद और अभी तक कोई स्टडी ऐसी प्रूव हुई भी नहीं है कि जिसने ये किया हो कि जी वैक्सीन लगने के साथ ये बड़ा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अभी ठीक है जी। डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर अमराज गुर्दा मसाना है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बहुत से लोग जो है तजब्जुब का शिकार हैं कि अगर वो किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं तो उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें जो है मेरे ख्याल से उनकी जो मिथ्स हैं जिन पे वो कान धर रहे थे, तो अब उनको वो उनकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जो भी आपको मिलती है वैक्सीन वो ज़रूर लगवाइए, किसी भी इस चीज़ में मत जाइए कि हमने ये लगवानी है इस ग्रुप की या दूसरे वाले ग्रुप की। सारी ही वैक्सीन जो है वो 100% सेफ है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं तालीमी मैदान के हवाले से। तो CSS या मुकाबले का इम्तिहान जिसे कहा जाता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान समझा जाता है, जो 17th ग्रेड की असामियों की भर्ती के लिए हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिया जाता है। और इस इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब इतना कम होता है कि हज़ारों उम्मीदवारों में से चंद 100 लोग ही बामुश्किल कामयाब होते हैं इसमें। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत गुज़श्ता 10 सालों में तमाम CSS असामियां भरने में नाकाम रही है। सूरत हाल ये है कि 2019 की ऐलान करदा असामियों में से हाफ सीट्स पर भी तकर्रियां नहीं की जा सकी है। ये इम्तिहान खासा मुश्किल होता है और अमूमी तौर पर तासुर पाया जाता है कि महंगे प्राइवेट और बैरून मुमालिक से पढ़ने वाले लोग ही इसमें कामयाब होते हैं, लेकिन ये तासुर गलत है। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि CSS पास करने वाले ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है। और CSS की ऐलान करदा असामियों पर अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं पाए, ये इम्तिहान कैसे पास किया जाए, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद उस्मान खान है, CSS कोच हैं और गुज़श्ता 15 सालों से इस फील्ड से वाबस्ता भी हैं। उस्मान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, हम देख रहे हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि गुज़श्ता 10 वर्षों से हमें उस तरह के काबिल जो हैं वो उम्मीदवार नहीं मिले इसके लिए, तो पोस्टें फिल नहीं की जा सकी इस वजह से। तो लेकिन हमारे पास तो नौजवान इतने काबिल हैं कि वो यहाँ पर नहीं, इवन दो के बाहर
बाहर जाकर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है या प्राइवेट इदारे जो हैं उनका कोई मसला है? मुनीबा, आई थिंक कि जहाँ तक रहेगी एफपीएससी की बात, वो तो एक रिक्रूटिंग इदारा है जिसका काम है, जिसके पास जो कैंडिडेट जो मटेरियल आए उसमें उसी में से सिफ्ट करना है। आई पर्सनली बिलीव कि इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द एजुकेशन सिस्टम। जो क्वालिटी आएगी उसी में से ही बेसिकली तो असामियाँ पूर होनी है। अब इसमें जो आपने बात की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की, या जिस तरह आपने ये बात की कि हम लोग अगर अपने स्टूडेंट्स को देखें तो उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, विच इज़ करेक्ट, बट दोज आर लाइक स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। कोई अगर डॉक्टर है तो वो उस फील्ड में बहुत अच्छा है, कोई इंजीनियर है तो वो उस फील्ड में बहुत अच्छा है, कोई लॉयर, दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड फील्ड। बट जब आप सीएसएस की तरफ आते हैं, ये इम्तिहान, क्योंकि इसमें आपने वो सरकारी मुलाजिम लेना है जिसने फेडरेशन को सर्व करना है ऑल ओवर द कंट्री। इसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स से, उसने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाना है, उसने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाना है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, रेलवे सर्विस है। सो अगर आप देखें मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसके लिए उन्होंने कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना है एक इम्तिहान के थ्रू। सो इस इम्तिहान की जो नोयत है या इसका जो मिजाज है, इट इज बेसिकली अ मल्टी डिसिप्लिनरी एग्जाम। आप किसी एक फील्ड से कैंडिडेट को जो है मतलब है उसको एनालाइज कह लें या उसका आप इम्तिहान नहीं ले रहे। सो अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो साइंस का एक पोर्शन है, बट उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी है, उसके साथ इस्लामियात भी है, उसके साथ पाकिस्तान अफेयर्स भी है। ये 600 मार्क्स के आपके कंपल्सरी होते हैं, फिर उसमें 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। सो हूएवर परफॉर्म्स इन ऑल ऑफ दीज मल्टी डिसिप्लिन्स, वो फिर आगे आता है। अब इसमें इन सब में परफॉर्म करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है एक आपकी साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स जो हमने देखा है, जो एटलीस्ट जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, वो उस तरह से हमें नहीं मिल पा रही। उसमें एक डिक्लाइन है, और उसमें सबसे बड़ा जो डिक्लाइन मेरी नजर में जो देखा गया है वो ये है कि रीडिंग हैबिट्स नहीं है लोगों की, कैंडिडेट्स की। आजकल आपके अगर 12 मज़ामीन है तो एफपीएससी की जो रिकमेंडेड बुक्स, आप एवरेज एक सब्जेक्ट पे 3 to 4 बुक्स आपने देखनी, ठीक है, 3 भी आप देखें तो दैट वुड बी 36। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो कैंडिडेट्स इस वक्त जो मैंने देखे इतने सालों में मतलब है पढ़ा के, दे आर नॉट विलिंग टू पुट इन दैट मच अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विच इज रिक्वायर्ड। However, at the same point, interestingly, जो कि हम मजीद भी इसके ऊपर भी हम डिस्कशन शायद कर सकते हैं, अगर आप 2020 के इम्तिहान का रिजल्ट देखें, you would be surprised if I'm not mistaken कि some 221 candidates passed जो finally allocate हुए। 130 इसमें से इंजीनियर्स थे, 221 में से 130 के लगभग जो कैंडिडेट्स उन्होंने क्वालिफाई किया, देयर इंजीनियर्स। वो कोई सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड नहीं है, हार्ड साइंसेस प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं। सब सवाल यहाँ पे शायद इस अगर उसी डिस्कशन को लेके आगे चले, ये आता है क्या इंजीनियर्स को सपोर्ट किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इट्स जस्ट दिस के जो बच्चा इस बैकग्राउंड से है, ये वो है, ये कैंडिडेट कौन है, ये वो है जिसकी थ्रू आउट स्टडी हैबिट्स डेवलप्ड हैं। वो चाहे मैट्रिक के लेवल पे था, वो चाहे एफएससी के लेवल पे था, वो चाहे इंजीनियरिंग के लेवल पे था। सो उसकी क्योंकि स्टडिंग हैबिट्स डेवलप फिर मेरे ख्याल से उस्मान डॉक्टर्स की भी एक बड़ी तादाद जो है पास होती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर्स को इस दफा के रिजल्ट हमने देखा, इंजीनियर्स उनको काफी पीछे छोड़ गए हैं पीछे। एब्सोल्युटली, काफी पीछे। तो क्या लगता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल इम्तिहान होता है, हम लोग पास इसलिए नहीं कर पाते कि समझ नहीं आती कि कहाँ से क्या चीज़ आ गई है, तो उनकी तैयारी ठीक नहीं होती या उन्होंने जो सब्जेक्ट्स चूज किए हुए होते हैं वो उनके ऊपर उनकी ग्रिप नहीं होती? आई थिंक आपने जो दोनों बातें की हैं, बोथ। जहाँ तक रहेगी तैयारी ठीक नहीं की, उसकी वजह ये है ओरिएंटेशन नहीं है। अच्छा, अगर आपको इम्तिहान का मिजाज ही नहीं पता, आपको ये नहीं इल्म के एग्जामिनर मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, उसको जवाब में क्या चाहिए, तो डेफिनेटली आप तैयारी ठीक नहीं कर पाएंगे। सो ओरिएंटेशन इज द फर्स्ट थिंग। सो क्योंकि इट इज बेसिकली अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ऑल्दो अंडर ग्रेजुएट जो सिंपल एक बैचलर्स है वो इसके लिए क्वालिफाई तो करता है, बट अगर आप पास पेपर्स को देखें, आप पेपर के लेवल को देखें, तो इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। सो अब अगर फॉर इंस्टेंस एक बड़ी सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, 14 पॉइंट्स ऑफ कादर मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हमारे हैं 14 नेकार। अब अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में 14 पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है और आप सिर्फ वो 14 पॉइंट्स लिख के दे आते हैं, उस पर कोई एनालिसिस नहीं है कि उनका क्या रोल था, हाउ दे पेव द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसने क्या डायरेक्शन दी इंडिया के मुसलमानों को कायदिज्म की लीडरशिप के अंडर इन मल्टीपल के, और दुनिया में किसने 14 पॉइंट्स दिए। अब जब तक वो एनालिसिस नहीं आप दे पाएंगे,
सो आपका आंसर कैसे उस बच्चे से बेहतर या उसके मुसावी हो सकता है जो कि ये एनालिसिस के साथ आ रहे हैं। अब मेजॉरिटी बच्चा इसको जो है कैंडिडेट जो है वो इसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे लेता है। ठीक है। सो एक तो ये हो गया ओरिएंटेशन के एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जामिनर मुझसे किस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को चाह रहे हैं। सो इसलिए मैंने शुरू में बात की थी कि वहां पे आ जाता आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। एंड नंबर 2 पे जो आपने बात की कि मतलब है ऑप्शनल्स के हवाले से, ऑप्शनल्स के हवाले से भी बहुत सारी मिथ्स हैं। एक तो मिथ ये बन चुकी है ट्रेंड चलते हैं, ठीक है, ठीक है, विच इन माई हम्बल ओपिनियन इज इनकरेक्ट। ऐसा कोई चीज नहीं। हाउएवर ऑप्शनल्स की जो आपकी सिलेक्शन है उसका रोल ये जरूर है कि आपने अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक क्या रखा है। फॉर इंस्टेंस पंजाबी लैंग्वेजेस में से एक सब्जेक्ट है विच इज जनरली कंसिडर्ड टू बी वेरी वेल स्कोरिंग, कि अच्छा स्कोर देता है। हमने इवन इसमें 90+ स्कोर भी लेते हुए लोगों को देखा है। बट क्या सब लोग पंजाबी में क्वालिफाई कर जाते हैं? क्या सब 80% 60% प्लस लेते हैं? नो, इसमें भी लोग फेल होते हैं। अब वो फेल कौन होगा? जिसकी तैयारी ठीक नहीं थी। अब एक शख्स है वो सुनता है कि लेट्स से आपने सीएसएस दिया, आपने पंजाबी रखी, उस साल आप टॉप कर गई एंड यू हैड 85 स्कोर इन दैट। अब मैं एक एवरेज मतलब जौन सा है एकेडमिक बैकग्राउंड से एक बच्चा हूं, या लेट्स से मैं फॉरेन डिग्री होल्डर हूं, एवरेज को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, मैं उर्दू ही नहीं लिख सकता, मेरे बेसिक राइटिंग स्किल्स लैक करते हैं। तो अब वो सब्जेक्ट जिस जुबान में मैंने अटेम्प्ट करना है, मैंने जितना मर्जी पढ़ा होगा, मैं लिख नहीं सकता, तो मुझे वो स्कोर कैसे देगा? बिल्कुल। सेम इज द केस विद डिफरेंट मेनी अदर सब्जेक्ट्स। लाइक आप अगर देख लें इंटरनेशनल रिलेशंस को, एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड है, एनालिटिकल है। आप अगर इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं, ठीक है, जो मेरा मजमून है बेसिकली जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो है। तो अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं, अगर आपको समझ ही नहीं है कि मैंने एग्जामिनर को इसका लॉ का आंसर शुरू कैसे करते हैं, जब तक आप लॉ नहीं कोट करेंगे आप मार्क्स कैसे लेंगे? आप जितनी मर्जी जनरल डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको पेपर का मिजाज ऑप्शनल सब्जेक्ट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का आइडिया ना हो, तो इवन इफ यू गो फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जो कि जनरली कैंडिडेट पिछले साल के टॉपर्स या हाई स्कोरर्स को देख कर रख लेते हैं, इट विल नॉट गिव देम द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और दूसरा उस्मान, एक यहाँ पर ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चे इस चीज़ का भी शिकायत करते हैं कि जो सीएसएस का इम्तिहान है वो काबिलियत से ज़्यादा जो है वो रट्टे और अंग्रेजी पर होता है। आप इससे मुतफिक हैं? क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? देखिए, रट्टे का वर्ड तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, लेकिन अ गुड मेमोरी जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बातचीत कर सके, आपको उसके लिए एक अच्छी मेमोरी की तो जरूरत है। सो अगर आप एक आर्गुमेंट, लेट्स से अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं वाटर क्राइसिस पे पाकिस्तान में, और अगर आपको ये नहीं पता कि हमारे कितने डैम्स हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, हमारी नीड कितनी है, एनुअल वाटर आपके सोर्सेज कौन से हैं, आपका रिवर वाटर कितना आता है, रेन वाटर कितना है, लाइक डिफरेंट, अगर आप वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात नहीं कर सकते तो आप उस टॉपिक को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सो इसको अगर रटा कह लें तो वो एक अलग चीज है, बट मेरी नजर में ऑफ कोर्स अ गुड मेमोरी इज प्रीरेक्विजिट। ठीक है। एंड दूसरी जो बात आपने की कि मतलब है अंग्रेजी, हमारा एकेडमिक सिस्टम जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो आपका जो एग्जाम है वो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी जुबान इतनी तो जरूर चाहिए कि आप अपनी सोच मिनिमम गलती के साथ दूसरे तक कन्वे कर सकें। बट अगर अंग्रेजी से मुराद ये है कि आप कोई बहुत ही फुल ऑफ जार्गन और बहुत ही कोई फ्लावरी लैंग्वेज यूज करनी है, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ये इंग्लिश के हवाले से बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूजन का भी शिकार होते हैं इस एग्जाम के हवाले से, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इंग्लिश अगर हम लोग सीएसएस का रिजल्ट पिछले चंद सालों में, इवन अगर आप पीछे भी जाएं, तो इट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा फेटेलिटीज आपको कंपल्सरी से मिलती हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट सफर करते हैं इंग्लिश खास तौर से एसए पे करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी कई दफा देखने को मिलती है कि जो एसए में फेल किया है वो कॉम्प्रिहेंशन में पेपर बी के अंदर उसका स्कोर ठीक होता है। सो दैट मीन्स कि उसकी अंग्रेजी नॉर्मली ठीक है, बट वो एसए की रिक्वायरमेंट्स को नहीं फॉलो कर पाया। कि एसए का पेपर, अब एसए का जो पेपर है आप अगर उसको देखें, उसमें करंट अफेयर्स का टॉपिक तो है, लेकिन वो चेक एक अंग्रेजी के टीचर ने करना है। सो जहां पे वो आपकी नॉलेज देख रहा है, वहां पे उसने एट द सेम टाइम ये भी देखना है, कैंडिडेट को लगता है कि मैंने बहुत अच्छी नॉलेज लिख दी है, बट क्या उसने इंग्लिश के टीचर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया? पैराग्राफिंग होती है, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। सो अगेन लाइक आई सेड, बेसिक ओरिएंटेशन। सो अंग्रेजी पे जो आपने बात की है, मैं उस पर वापस आके अगर बात करूं तो अंग्रेजी किस लेवल पे चाहिए? मेरी नजर में अंग्रेजी सिर्फ इस लेवल पे चाहिए जिसमें कम से कम गलती के साथ आप रीजनेबली अपनी थॉट, जो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो आप प्रेजेंट कर सकें। और इसमें अगर मजीद आगे बात करो तो की टू गुड इंग्लिश
जो हम अपने साथ साथ से सुनते थे, पढ़ते आए हैं, लाइफ में अप्लाई किया है, वो ये थी कि की टू गुड इंग्लिश इज सिंपल इंग्लिश। आप गलती को अवॉइड आपने करना है, ट्राई अवॉइड वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। एंड सेकेंडली, इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो किसी से इसके इम्तिहान में आपको साथ साथ तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। जिन कैंडिडेट्स को अच्छा परफॉर्म करते देखा है वो हैं जो करंट अफेयर्स की तरह इंग्लिश को भी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेकर चलते हैं। और अंग्रेजी आती ही दो चीजों से है, एक पढ़ने से और एक लिखने से। खाली पढ़ना भी काफी नहीं, जब तक आप लिख के चेक नहीं कराएंगे, क्योंकि पढ़ने से आपको डेटा मिलेगा, मवाद मिलेगा जो आपने लिखना है, और फिर लिख के आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो आई थिंक कि अगर इस पे चलें तो विद अ रीजनेबल नॉर्मल इंग्लिश कैंडिडेट्स कैन डू रियली वेल। तो कितनी देर पहले जो है सीएसएस के इम्तिहान से कितनी देर पहले जो कैंडिडेट्स को वो तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए? दिस इज अ वेरी रिलेटिव थिंग टू से, मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। अब देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स मैं जानता हूं जिन्होंने 2-2 साल तैयारी की है, माशाल्लाह टॉप 10 में आए हैं। एंड आई हैव आल्सो सीन पीपल जो कि 6 माह के अंदर भी तैयारी करके इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं और अच्छे ग्रुप्स में स्कोर में आ जाते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों को देख के व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जब आप इम्तिहान में जाते हैं, इट इज नॉट व्हाट जो आपने सिर्फ उस वक्त पढ़ा है, आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड भी मैटर करती है। सो अगर किसी की थ्रू आउट एकेडमिक बैकग्राउंड इस तरह से रही है कि उसको करंट अफेयर्स का एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन हासिल है, उसकी पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर दस्तरस है, अंग्रेजी जुबान में उसको कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सारी बैकग्राउंड है, तो फिर अब उसने सिर्फ अपने आप डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स अपडेट करने हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडेट कंपैरेटिवली कम टाइम में भी परफॉर्म कर सकता है। और एक ऐसा शख्स जो कि लेट्स से प्योरली एक सिंगल, मतलब आप कह लें एक डिसिप्लिन से रहा है, फॉर इंस्टेंस किसी हार्ड साइंसेज में, केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट है फॉर इंस्टेंस, अब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को टैग नहीं करना चाह रहा, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। सो उसने मैट्रिक के बाद FSc, BSc, मास्टर्स एक सब्जेक्ट पढ़ा है। सो मुमकिन है कि उसकी बाकी तमाम फील्ड्स के हवाले से वो फेमिलियरिटी, अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसने उसकी प्रैक्टिस करनी। बट सेफली आई थिंक कि इफ यू हैव गुड डायरेक्शन, इफ यू नो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर आपको पता हो व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड फ्रॉम हाउ टू स्टडी, तो आई थिंक कि एक रीजनेबल एकेडमिक बैकग्राउंड का कैंडिडेट जिसके पास मवाद मौजूद हो, ठीक है, और वो मवाद सबसे बेहतरीन उसका सोर्स आपके पास पेपर्स हैं। जो इम्तिहान देने जाना है, यू नीड टू नो कि इम्तिहान में पूछना क्या है। अगर वो पास पेपर्स के साथ हैंड्स ऑन है, तो आई थिंक कि इवन लाइक 6 to 8 months आर मोर देन इनफ। तो इसके लिए जो है वो कोचिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं से लेना, या खुद भी जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे कोचिंग से मुराद हम दो चीजों को लेते हैं। कुछ लोग कोचिंग से मुराद देते हैं एकेडमीज, फॉर इंस्टेंस। आप मुझसे पर्सनली पूछें तो आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली किसी भी इदारे का अगर आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन भी करते हो, उसका मकसद क्या है? आपको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें आप पढ़ सके। पढ़ना कैंडिडेट्स ने है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं ये बता सकता हूँ क्या पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, कहाँ से पढ़ लो, पढ़ना कैंडिडेट ने है। क्योंकि जब पेपर क्वालिफाई करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि फलां जगह से पढ़ा, उससे पढ़ा तो आया। नो, कैंडिडेट पढ़ता है। ये कामयाबी कैंडिडेट की होती है। उस्ताद तो आप यूनिवर्सिटीज में भी आपने देखा होगा, पूरी क्लास को पढ़ाता है, सारी क्लास तो वो मार्क्स नहीं लेती। सो कोचिंग सेंटर्स की एज सच इन माय पर्सनल ओपिनियन मतलब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी एक अच्छी रीजनेबल एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप पास पेपर्स को देखें तो बहुत सारी मुश्किलात वहीं पर ही आपकी हल हो जाती हैं। ठीक है जी। मोहम्मद उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे, CSS कोच हैं और इस फील्ड से 15 साल से वाबस्ता भी हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपके यहाँ पर आने का। और जिस तरह CSS की हम बात करें, बहुत से इबाम भी इस फील्ड में मौजूद थे, मेरे ख्याल से वो भी आप लोगों के दूर हो गए होंगे। मजीद भी आपसे बात करेंगे, हम वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। तो पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो टैलेंट के हवाले से बहुत ही माला माल है और सरजमीन ने ऐसे ऐसे गुलकार और फनकार पैदा किए हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज हमने एक ऐसी गुलकारा का
अपने प्रोग्राम में उनको मधु का रखा है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इतने हाई नोट्स में गाती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं, और उनकी आवाज़ में एक जादू है और ख़ूबसूरत आवाज़ है। उनसे उनकी आवाज़ में गाने भी सुनेंगे और गपशप भी लगाएंगे, उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की माया नाज गुलकारा नूरा लाल साहिबा। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नूरा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सलाम। मैंने वालेकुम सलाम कर लिया। नूरा जी, अगर देखा जाए अपनी आपकी जर्नी के बारे में, अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो बेशुमार गाने आपने गाए हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आपको याद है कि कितने गाने आप गा चुकी हैं और कितनी तादाद हो चुकी है? पहला कौन सा गाना गाया था आपने? एक 8-10 साल पहले तो बहुत से गाने होते थे, जैसे कि एल्बम्स वगैरह होते थे, 10-10 गाने होते थे उनमें। और अब भी ये एक जदीद दौर आ गया कि जिसमें बड़ी फास्टिंग के साथ अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और सब ने जो सिंगर हजरात हैं, और उसमें एक गाना जो है उसका वीडियो बनता है और वही रिलीज़ होता है। तकरीबन कोई इतने ज़्यादा नहीं है मेरे गाने, कोई होंगे, अब मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है। इतने गाने गा चुकी हैं? हाँ, इतने गाने गाए हैं मैंने, फिल्मों के भी बेशुमार गाने गाए हैं। सैयद नूर साहब की मूवीज़ के लिए भी गाया, उसके सारे गाने मेरे थे, आरिफ साहब के और मेरे। अच्छा। और बड़े सुपर हिट हुए माशाल्लाह। और एल्बम्स जो नरगिस जी के ऊपर जितने भी परफॉर्म किया उन्होंने, और फिर उसके बाद खुशबू जी ने भी पूरा एल्बम किया था। अच्छा। वो एक दौर भी बड़ा अच्छा था और सुनने वाले भी बहुत थे, क्योंकि एक नई आवाज़, नया ट्रैक उसको एक रीमिक्स को जैसे मिला मेरी आवाज़ की बदौलत, और वो गाने वैसे भी हिट थे। फिर एक यंग उसको आवाज़ मिली और नया एक ट्रैक मिला, तो वो और सुपर हिट हो गए गाने। ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो मैंने अपने ही जो गाने हैं, अच्छा, वो फिर मैंने शुरू कर दी। तो नूरा जी, मेरे ख्याल से गुफ्तगू भी इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन अभी मॉर्निंग है थोड़ी, और मेरे ख्याल से शो का आगाज में ही एक रोला पै गया आपका गाना है। हाँ, तो फिर रोले के साथ ही स्टार्ट करें फिर? जी बिल्कुल, रोला तो पढ़ना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, रोले के साथ ही स्टार्ट होगा तो मजा आएगा कि अच्छा कोई सिंगर आया है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जी क्या बात, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया नूरा जी। अगर मैं आपसे पूछूं, यही जर्नी जब आपने स्टार्ट की, तो जिंदगी का कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पर आपको एहसास हुआ कि नहीं, अब मैंने सिंगर ही बनना है? सिंगर तो मेरे बचपन की ख्वाहिश थी। बचपन से ही? हाँ। और एक ही ख्वाहिश थी, ये नहीं था कि मैं एक्ट्रेस भी बन जाऊं, अच्छा। और मैं शायर भी बन जाऊं, और मैं ये भी कर हाँ। लूं, वो भी कर लूं। कोई ऐसा सीन नहीं था। एक ऑफर आई थी आज से कोई 15 साल पहले कि आप एक मूवीज़ में भी काम करें। अच्छा। अपनी आवाज़ के साथ, जैसे मलका तरन्नुम नूर जान का तो कोई मुकाबला ही नहीं ना कर सकता, और उनकी कोई जोड़ भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम ये कहें कि हम एक्टर्स भी बन जाए और सिंगर भी बन जाए, तो ऐसा नहीं हो तो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही काम अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। exactly। आपने बेशुमार, जैसे आपने बताया, गाने गाए, अपना ही कोई गाना आपको जो बहुत ही ज्यादा पसंद हो? अच्छा, ठीक हो गया। मैं कौन सा गाना पसंद है आपको? मैं अभी जो मेरे रिलीज हुए हैं, या मेरे जो ओल्ड में से आप कह रही हो? सारे, मतलब ओवरऑल आपको अपना कौन सा ज्यादा पसंद है गाना? मतलब कुछ होता है ना, हमारे बहुत से हम लोगों ने चीजें की होती हैं, लेकिन कोई एक खास चीज होती है जिसके साथ लगाव हो जाता है हमें अपनी ही चीजों का। हाँ ये तो है, वो मैं सुनाती हूँ आपकी। जरूर। ऐसे तेरे दीवाने सानू रोग ते ना ला, अखा न चुरा, दिल न दुखा। ऐसे तेरे दीवाने सानू रोग ते ना ला, अखा न चुरा, दिल न दुखा। क्या बात है।
बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, माशाल्लाह। आप, हम देखते हैं कि आपका घराना भी सुरीले लोगों का घराना है। आपकी बहन नसीबो लाल साहिबा, उनका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उनसे आपने कितना सीखने को आपको मिला और उनसे क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, अगर पूछा जाए? सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात काट रही हूँ। एक्चुअली नसीबो लाल का जो आप रिलेशन कह रही हैं, वो कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं उसकी बहन हूँ या मैं उसकी कज़न हूँ या कोई। ये है कि हमारा जो कबीला है वो अच्छा। एक ही है, हम राजस्थान से हैं। ओके। और वो भी राजस्थानी है, मैं भी हूँ। अच्छा, और लेकिन वैसे ये लोगों को बड़ा एक कंफ्यूजन रहती है ना कि मैं नूरा कहती हूँ लाल कि और मैं- नसीबो लाल है इसलिए। मैं 15, 16, 17 साल हो गए माशाल्लाह हाँ। मुझे गाते हुए, इससे भी ज़्यादा बल्कि कि मैंने लोगों के ये क्वेश्चन का आंसर दे दे के थक चुकी हूँ। अच्छा। हाँ। खैर, बहुत अच्छी सिंगर है माशाल्लाह, मंजी हुई फनकारा है, हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। वैसे भी हमारा रिश्ता जो है दामन चोली का है, एक साथ हम कभी कभार मिल जाते हैं शोज़ वगैरह में। तो उसके वालिद साहब का नाम जो लालू था, उन्होंने उनकी निस्बत अपने नाम के साथ जो लाल लगाया। और मेरा जो पहला एल्बम जो रिलीज़ हुआ, कोई करके बहाना सानू मिल माही विराता या चांदनी, तो हीरा भाई की कंपनी होती थी, तब बड़ी पुरानी कंपनी थी। अच्छा। कराची में, तो उन्होंने फिर ये मेरे नूरा के साथ लाल लगा दिया था। अच्छा। तो वहाँ से मुझे, तो वैसे भी मैं सखी शबाज कलंदर की मुरीद भी हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मुझे वहाँ से लाल मिला है। तो आपने कभी नसीबो लाल के साथ कोई डुएट गाना सोचा या फिल्मों के करेंगी? गाने हुए हैं अच्छा। हमारे, हाँ जी, एक साथ इकट्ठे? जी, इकट्ठे मिले भी है और शोज़ वगैरह भी किए हैं। ये बात नहीं है कि जब मैं जाती हूँ अपने गांव तो वहाँ भी मिलते हैं हम एक दूसरे को। अगर अभी की बात की जाए नूरा जी के, अभी इंडस्ट्री कहाँ पर खड़ी हुई है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री का अगर मुस्तकबिल देखें तो आपको क्या लगता है कहाँ पर हम खड़े हुए हैं? क्योंकि हमारा मुकाबला जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे बड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, ये तो आपकी बात सही है, 100% आप सही कह रही है। और ये तो काफ़ी साल हो गए कि जब से ये फिल्में जो बंद हुई है तब से हमारा म्यूज़िक बहुत पीछे चला गया है। और इंशाल्लाह आएगा एक टाइम, अच्छा आएगा। हाँ, सुनने वाले भी बहुत लोग हैं पाकिस्तान में, नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर की कंट्रियों में मैंने बहुत परफॉर्म किया। ऐसे ही है, हाँ। और वहाँ भी माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान चाहने का वाले म्यूजिक और बहुत सुनने सुना वाले जाता है, बेशक। इंशाल्लाह एक दौर आएगा, फिल्में भी बनेंगी और एक खुशी का माहौल आएगा। हर यानी दोबारा से एक अल्लाह ताला करम करेगा हमारे पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री पे। और वैसे भी वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से भी ये बड़ा मसला हुआ कि 2 साल से लोगों का कोई रोज़गार भी नहीं है। और ख़ास तौर पे जो सिंगर बेचारे हैं, सच्ची जो बात है, वो सही पीछे हैं इस कोरोना की वजह से। क्योंकि जब कोई आगे कोई सीज़न जो होता है जिसको हम कहते हैं कि बाहर के भी हमारे बंद हो गए सीज़न, और वैसे भी शादियाँ जो शोज़ वगैरह काफ़ी फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है इस वजह से। हाँ जी। तो मैं ये नहीं कहती कि हमारी गायकी में कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर हमारे म्यूज़िक बंद हो जाएंगे, हमारे गाने बंद हो जाएंगे। हम उसी तरह कंटिन्यू चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी 2 तराने भी किए हैं। फर्स्ट टाइम मैंने किए तराने। अच्छा। और उर्दू के तराने किए अफजल आजिज साहब के, वो भी उनकी धुन है और बड़े मज़े के माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। आपके हर गानों को ही किया। बेशक बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और नूरा लाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही पाकिस्तान की मायनाज गुलकारा है। नूरा जी बहुत शुक्रिया। लास्ट पे एक और गाना आपसे सुनेंगे जाते जाते, ठीक है? और मुझे आपने इजाज़त देनी है। उम्मीद करती हूँ जनाब कि आज का जो प्रोग्राम था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।